नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। सरल रेखा में गति का ये चौथा टॉपिक है, आपेक्षिक वेग। इस वीडियो में हम आपेक्षिक वेग की विभिन्न स्थितियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जैसे नदी को पार करते समय न्यूनतम समय कितना लगता है या न्यूनतम कितनी दूरी में पार किया जा सकता है। विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जब बारिश हो रही है तो छाते को कितने डिग्री के कोण पर झुकाना चाहिए। साथ में हम देखेंगे कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष गति करता है तो उनके आपेक्षिक वेग को कैसे निकाला जाता है। तो आपेक्षिक वेग की विभिन्न स्थितियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जो सरल रेखा में गति है उसका आज अंतिम टॉपिक है। हमने सरल रेखा में गति का जो पहला वीडियो है उसमें हमने स्थिति के बारे में चर्चा की, विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण आदि के बारे में चर्चा की। दूसरे वीडियो में हमने स्थिति समय ग्राफ देखा, साथ में वेग समय ग्राफ के बारे में चर्चा की, उन पर आधारित क्वेश्चंस देखे। जो तीसरा वीडियो है, जो हमारा अंतिम वीडियो था, लास्ट वीडियो था, उसमें हमने गति के समीकरण और उन पर आधारित विभिन्न घटनाएं जैसे अवरोधन दूरी, प्रतिक्रिया काल, मुक्त पतन या गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम, ये लास्ट वीडियो में हमने देखे, उन पर आधारित क्वेश्चंस देखे। आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से आपेक्षिक वेग पर आधारित है। इस वीडियो में हम आपेक्षिक वेग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा आपेक्षिक वेग होता क्या है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। देखिए, आपेक्षिक वेग जो वर्ड है इसका मतलब है कि एक कण के रेस्पेक्ट दूसरे कण का जो वेग है उसी को ही हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे कोई कार गति कर रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्या है? कोई कार। अब वो जो कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर जा रही है, इसकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने जो स्पीड मापी है कि भाई इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो पृथ्वी के सापेक्ष है। पृथ्वी को हम स्थिर मानकर इसकी स्पीड का मापन करें तो पृथ्वी के सापेक्ष कार का जो वेग है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पृथ्वी के सापेक्ष यदि हम इस कार का वेग देख रहे हैं तो एक स्थिति या कण के रेस्पेक्ट दूसरे कण की वेलोसिटी यदि देख लेते हैं तो उसको हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। देखो, यहां पर तो पृथ्वी स्थिर है, कार गतिशील है। कई स्थितियां ऐसी भी हो सकती है या आपने महसूस की होगी, जैसे ये एक कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम हाईवे पर गति कर रहे हैं। हमारे आगे कोई अन्य कार, एक अन्य कार है जो कि हमारी गाड़ी से आगे निकल रही है। हम इसमें बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? इसमें बैठे हैं। ये आगे की ओर गति कर रही है और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पैरेलल रोड है, पास में ही है। यदि इसमें बैठा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इसको देखें तो ये धीरे धीरे से आगे जाती हुई नजर आएगी। आपने भी महसूस किया होगा, यदि यहां पर हम नीचे खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, तो ये स्थिर अवस्था के रेस्पेक्ट, ये आप इसको देखेंगे तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई नजर आएगी, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई नजर आएगी। लेकिन जब आप इसमें से इसको देख रहे हैं तो ये हमें धीरे धीरे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जबकि इसकी स्पीड 30 तो नहीं है। तो ये हो गया है कि हमारी कार के सापेक्ष इस कार का जो आपेक्षिक वेग है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
और यदि आप इसमें बैठे हो, तेज गति वाली कार में बैठे हो, तो आपको ये कार पीछे गति करती हुई नजर आएगी, पीछे गति करती हुई नजर आएगी। देखिए विद्यार्थियों, आपेक्षिक वेग का मतलब है एक वस्तु के रेस्पेक्ट दूसरी वस्तु का वेग। अब जैसे मैं बात करूं, आप ट्रेन में गति कर रहे हैं, तो ट्रेन में जब गति करते हैं तो आपने देखे होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं, मकान है, वो पीछे की ओर गति करते हुए हमें नजर आते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम ट्रेन में बैठे आगे गति कर रहे होते हैं, पेड़ पौधे पीछे की ओर गति कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे गति नहीं करते, मकान गति नहीं करते, फिर भी वो हमें पीछे की ओर गति करते हुए नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन के रेस्पेक्ट जो पेड़ पौधे हैं, ट्रेन इधर जा रही है, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट पेड़ पौधे पीछे की ओर गति करते हुए नजर आएंगे। जिस दिशा में आप गति कर रहे हैं, जो स्थिर वस्तु है उसकी विपरीत दिशा में गति करती हुई नजर आएगी विद्यार्थियों। तो इसका मतलब हो गया है कि आपेक्षिक वेग एक वस्तु के रेस्पेक्ट दूसरी वस्तु का जो वेग होता है उसी को ही हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। और आपेक्षिक वेग से देखिए स्थितियां चेंज होती है, बदलती है। आपने कभी बस डिपो में जब 2-3 बसें एक साथ में खड़ी होती है, तब आपने महसूस किया होगा कि हमारी बस है वो या तो आगे या पीछे की ओर गति कर रही होती है। हमें लगता है हमारी बस, जैसे बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, उसके ऊपर 4-5 बसें खड़ी है, या आप 2 बसों के बीच वाली बस में बैठे हैं, तो जब बगल वाली बस है वो हल्का आगे या पीछे लेती है तो हमें लगता है अपनी वाली बस चल गई है, स्टार्ट हो गई है। जबकि असलियत में क्या होता है, पास वाली बस जब चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बस चली है। यदि वो आगे चल रही है तो हमें ऐसा लगता है हमारी बस पीछे चल रही है। वो पीछे जा रही है तो हमारी बस आगे चलती हुई नजर आएगी। तो ये आपेक्षिक वेग के कारण से ऐसा होता है विद्यार्थियों। क्लियर? तो आपेक्षिक वेग है क्या? एक गतिशील वस्तु के रेस्पेक्ट दूसरी वस्तु का जो वेग होता है उसको हम क्या कहेंगे? आपेक्षिक वेग कहेंगे। एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। विभिन्न सिंपल स्थितियों में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक गतिशील वस्तु के सापेक्ष, गतिशील वस्तु के सापेक्ष, एक गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। आपेक्षिक वेग कहलाता है। एक के रेस्पेक्ट दूसरी वस्तु का जो वेग है उसको हम क्या कहेंगे? आपेक्षिक वेग कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाएगा। मैं यहां पर एक व्यापक स्थिति आपके सामने रख रहा हूं कि जैसे ये हमारे पास में कोई वस्तु है, या कार ए समझ लीजिए, ये कार बी, इसका जो वेग है वो है va, इसका जो वेग है वो है vb। ठीक है, ये हमने पर्टिकुलर इनकी वैल्यू भी ले रखी है। लेकिन यदि व्यापक स्थिति हम लेकर चलें तो क्या लेकर चलेंगे? वस्तु, या हम यहां पर कार ले रहे हैं, वस्तु A का वेग, तो ये पृथ्वी के रेस्पेक्ट इसका जो वेग है उसको हम लिख रहे हैं va से। किससे पुट कर रहे हैं? va से। वस्तु B का वेग, वस्तु B का वेग, वस्तु B का जो वेग है वो है vb, vb। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, देखिए वस्तु A के सापेक्ष, वस्तु A के सापेक्ष, वस्तु A के सापेक्ष वस्तु B का, वस्तु B का आपेक्षिक वेग कैसे लिखा जाएगा? आपेक्षिक वेग v, देखो एक के सापेक्ष b का, एक के सापेक्ष b का ऐसे लिखा जाएगा, एक के सापेक्ष b का आपेक्षिक वेग
VB माइनस VA, VB माइनस VA, ये इसका व्यापक रूप हो गया है विद्यार्थियों। एक मैंने व्यापक स्थिति बता दी है। तो A के रेस्पेक्ट B का जो आपेक्षिक वेग है वो है VB माइनस VA, VB माइनस VA। और ये वाली स्थिति तब है जब A और B दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। A और B दोनों एक ही दिशा में जब गति कर रहे हैं तब A के रेस्पेक्ट B का अपेक्षिक, A के रेस्पेक्ट B का, तो देखो B यहां पर है तो VB माइनस VA, ऐसे आपको ध्यान रखना है, VB माइनस VA। क्लियर? देखिए मैं यहां पर स्थिति आपके सामने पुट कर रहा हूं कि जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो, एक ही दिशा में गतिशील हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही दिशा में गतिशील हो। हमने यहां पर जो स्थिति दिखाई है कार A और कार B, ये दोनों एक ही दिशा में गतिशील है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में भी गतिशील हो सकती है। जब एक ही दिशा में गतिशील होती है तो उस कंडीशन में देखो A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग, देखो यहां पर हमारे पास में जो A वस्तु है उसका वेग VA, B वस्तु का जो वेग है वो है VB, ये है वस्तु A, ये है वस्तु B। तो जो A के रेस्पेक्ट B का जो आपेक्षिक वेग है उसको हम VBA से पुट करेंगे, जो कि VB माइनस VA के इक्वल होगी, VB माइनस VA के तुल्य होगी। A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग, किसके रेस्पेक्ट? A के रेस्पेक्ट B का आपेक्षिक वेग होगा VBA बराबर VB माइनस VA। इसी तरीके से आप देखें B के सापेक्ष A का आपेक्षिक वेग क्या होगा? VAB, B के सापेक्ष A का, तो B के सापेक्ष A का VA माइनस VB, VA माइनस VB इस तरीके से लिखा जाएगा। एकदम क्लियर कर लीजिए, सुस्पष्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो मेरी बात को सुन लीजिए, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि अब यदि हम दोनों ही कणों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील लें, कि दोनों क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब गति कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा? जब दोनों कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रहे हो, देखिए दूसरी स्थिति है जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील हो, विपरीत दिशा में गतिशील हो। देखो समझना, ये हमारे पास में वस्तु A है, वो इधर गति कर रही है VA वेग से, ये वस्तु B है जो कि इधर गति कर रही है VB वेग से, ठीक है। अब यहां पर देखें A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग, A के रेस्पेक्ट B का जो आपेक्षिक वेग है उसको लिखने का तरीका देखें। पहले तो A के रेस्पेक्ट B का, तो A के रेस्पेक्ट B का तो VBA से लिखेंगे। वैसे जो फॉर्मूला है आपको कैसे ध्यान रखना है, VB माइनस VA होता है, VB माइनस VA, लेकिन यहां पर इस डायरेक्शन वाले वेगों को हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। तो ये जो वेग है वो कैसा है, धनात्मक है, ये जो वेग है वो इसकी विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक, तो यहां पर VB को हमारे को क्या करना है, ऋणात्मक कर देना है। तो VBA ऐसी स्थितियां आती हैं तो VB प्लस VA हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखें B के सापेक्ष
यहां पर भी सापेक्ष वर्ड आएगा, बी के ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। तो बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग, यदि यहां तक आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके कब्जे में होगी, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी ये होता है, लेकिन वी बी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये होगा वी ए बी बराबर वी ए प्लस वी बी। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। वैसे व्यापक जो सूत्र है वो है ये वाला, वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए, यह है व्यापक फॉर्मूला, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अब हम एक विशेष स्थिति यहां पर आपके सामने रख रहे हैं कि जब दोनों कण, दोनों वस्तुएं एक दूसरे से थीटा कोण पर गतिशील हो, दोनों कण या वस्तुएं एक दूसरे से थीटा कोण पर जब गति कर रही हो, तो उस स्थिति में देखिए, जब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में वस्तु A जिसका वेग है VA और ये है B जिसका वेग है VB, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो। तो आपेक्षिक वेग A के सापेक्ष, A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग कैसे लिखते हैं, A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग। देखो इनको हम सदिश की फॉर्म में पुट करेंगे। कैसे फॉर्म में पुट करने वाले हैं, तो वी बी ए वेक्टर, वी बी ए वेक्टर बराबर होगा वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। तो अब इसका जो परिणामी है वी बी ए वो किसके तुल्य होगा, क्योंकि वी ए और वी बी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। यहां से आप देखें कि यदि मैं माइनस में वी ए लिखूं, माइनस में वी ए, तो ये जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो इनका जो परिणामी है वी बी ए बराबर आ जाएगा, यहां से आप देखें वी ए का स्क्वायर, इसका कर दो चाहे इसका कर दो, वी बी का स्क्वायर माइनस 2, देखो क्या आता है, फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थीटा का मान यहां पर 180 माइनस थीटा है, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो 2va vb cos थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास में इसका परिणामी का सूत्र आएगा, परिणामी का फॉर्मूला आएगा। जब दो कण हैं जिनके वेग va और vb हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर गति करते हैं, तब उनका परिणामी वेग vba बराबर हो जाएगा va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर माइनस 2va vb cos थीटा का रूट। तो देखिए विद्यार्थी, ये मैंने आपको व्यापक स्थिति आपके सामने क्लियर कर दी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, उपग्रह का और वर्षा के सापेक्ष वेग के बारे में चर्चा करता हूं। अब हम यहां पर उपग्रह की एक स्थिति लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यदि उपग्रह पृथ्वी के, कृत्रिम उपग्रह की यहाँ पर बात चल रही है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उस स्थिति में उसका जो आपेक्षिक वेग है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है। उपग्रह हम लेकर चल रहे हैं और उपग्रह की स्थिति यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। देखिए हमारे पास में उपग्रह का वेग, उपग्रह का जो वेग है वो हम लेकर चलेंगे vs, पृथ्वी का वेग, पृथ्वी का वेग उसको हम लेकर चल रहे हैं ve से। किससे लेकर चल रहे हैं, ve से। अब देखिए पृथ्वी के सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट, पृथ्वी के सापेक्ष उपग्रह का, सापेक्ष उपग्रह का, उपग्रह का आपेक्षिक वेग, उपग्रह का आपेक्षिक वेग, तो उसको हम पुट कर रहे हैं v, देखो पृथ्वी के सापेक्ष उपग्रह का, तो vs e से पुट करेंगे, जो कि vs माइनस ve के बराबर, vs माइनस ve, vs है सैटेलाइट की वेलोसिटी, e है ve है अर्थ की वेलोसिटी। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो
पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। किधर से किधर की ओर घूर्णन गति कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और यदि उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करता है, चक्कर लगाता है, तब उसका जो आपेक्षिक वेग है पृथ्वी के सापेक्ष vs माइनस वी से ही लिखा जाएगा। दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। देखो इसको समझें। यदि उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करे, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करें, पूर्व से पश्चिम से किधर जा रहा है? पूर्व की ओर। तब तो जो आपेक्षिक वेग होगा VSE बराबर लिखा जाएगा VS माइनस VE, यही आपेक्षिक वेग है। फिर देखें, यदि उपग्रह, अगली स्थिति देखें, उपग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील हो, पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील हो, तब जो आपेक्षिक वेग है VSE बराबर, अब देखो ध्यान देना, जो उपग्रह की वेलोसिटी है वो विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो एक नेगेटिव साइन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। उपग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा हो, पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा हो, तो VS प्लस में VE कर दीजिए। मतलब या तो दोनों ही प्लस में होंगे या दोनों ही माइनस में होंगे, कुल मिलाकर बात ये होगी। ठीक है, यहां कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए। उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। अब हम वर्षा के सापेक्ष से अध्ययन करेंगे। वर्षा के सापेक्ष, वर्षा के सापेक्ष देखिए, बारिश हो रही है और बारिश की स्थिति में, बरसात की स्थिति में, जैसे हम बात करें कि जो बारिश है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। बारिश किधर गिर रही है? नीचे की ओर गिर रही है। मैं यहाँ पर दो स्थितियाँ लेकर चलूँगा। यहाँ पर ये जो बारिश है इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ऐसे। इस बारिश का नीचे की ओर वेग है, नीचे की ओर वेग है VR, रेन का जो वेग है, वर्षा का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग, नीचे की ओर वेग कितना है? VR है। ठीक है, ये व्यक्ति इधर चल रहा है, व्यक्ति इधर है, इस तरीके से व्यक्ति चल रहा है। एक हाथ में जैसे वो छाता पकड़ रखा है, उसने क्या पकड़ रखा है? छाता। एक हाथ में छाता पकड़ रखा है। ठीक है, इधर गति कर रहा है। व्यक्ति का जो वेग है वो है VM। व्यक्ति का वेग क्या है? क्षैतिज दिशा में व्यक्ति का वेग है VM। क्षैतिज दिशा में व्यक्ति का वेग, क्षैतिज दिशा में व्यक्ति का वेग क्या हो जाएगा? VM। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या आता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि जैसे व्यक्ति इधर VM वेग से गति कर रहा है, बारिश ऊपर से नीचे की ओर हो रही है। यदि ये व्यक्ति खड़ा रहता है, विराम में रहता है, तो इसको छाता ऊर्ध्वाधर दिशा में ही रखना होगा। लेकिन जैसे ही वो यदि खुद गति कर रहा है, बारिश ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, तो उसे थोड़ा सा छाता झुकाना पड़ेगा, थोड़ा सा छाता झुकाना पड़ेगा। तो वो छाता कितना झुकाना पड़ेगा? वो बारिश के परिणामी, व्यक्ति के सापेक्ष बारिश का जो परिणामी वेग है उसी दिशा में ही आपको छाता झुकाना पड़ेगा। मेरी बात को सुनना। जैसे बारिश तो इधर ही आ रही है, बारिश तो ऊपर से नीचे की ओर ही हो रही है, लेकिन जो उसका परिणामी वेग है, बारिश का जो परिणामी वेग है उस डायरेक्शन में यदि मैं व्यक्ति के सापेक्ष, देखो व्यक्ति के
सापेक्ष वर्षा का वेग, व्यक्ति के सापेक्ष जो वर्षा का वेग है VRM से पुट करेंगे, VR माइनस VM से लिखा जाएगा। VRM क्या होगा? VR माइनस VM। तो देखो VR तो है नीचे की ओर, VR तो किधर है? नीचे की ओर, और VM किधर होगा? इस तरफ, माइनस में VM, माइनस में VM, क्योंकि VM इधर है तो माइनस में VM। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा, ये परिणामी होगा, तो व्यक्ति को इन दोनों के परिणामी दिशा में ही छाते को झुकाना पड़ेगा। इन दोनों का जो परिणामी होगा उसी दिशा में ही छाते को झुकाना पड़ेगा। क्लियर? इन दोनों के परिणामी मतलब बारिश का जो परिणामी वेग है उसी दिशा में इस छाते को झुकाना पड़ेगा। आप यहां से ये जो एंगल है इसको मैं थीटा कह दूं, इस एंगल को क्या कह दूं? थीटा। या यहां से ऊर्ध्वाधर से कितना कोण झुका है? थीटा कोण झुका है, तो यहां से ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा कोण हो जाएगा। तो VRM VR माइनस VM के इक्वल होगा। VR और VM के बीच का एंगल हो जाएगा, VR माइनस VM के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री यहां पर हो जाएगा। तो यदि मैं इनका परिणामी ज्ञात करूं, ये तो इसका सदिश फॉर्म है, इनका परिणामी यदि मैं ज्ञात करूं तो ये हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर प्लस 2VR VM cos 90, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 VR। ये तो है हमारे पास में इसका सदिश रूप हो गया है, ठीक है। और परिणामी ज्ञात करेंगे तो इसका ये हो गया। ऊर्ध्वाधर से छाते को कितना कोण झुकाना पड़ेगा वो भी देख लीजिए। ऊर्ध्वाधर से छाते का झुकाव, छाते का जो झुकाव है वो कितना होगा? कितना डिग्री तक आपको झुकाना पड़ेगा? तो देखिए यहां से हमारे पास में ये एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल, इसके सामने वाली भुजा VM माइनस VM पुट कर दो, ये वाली भुजा VR, ये वाली भुजा कितनी है? VR। तो लंब पता है और देखो आधार यहां पर हमें पता है, लंब और आधार यदि पता हो तो टेन थीटा लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आ गया हमारे पास में, लंब तो हो गया VM बटे में VR, थीटा बराबर कितना आ गया? टेन इनवर्स VM बटे में VR आ गया हमारे पास में, टेन इनवर्स VM बाई VR। क्लियर? यहां तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि यदि हम नदी में गति कर रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं, नदी में तैरना, देखो नदी में तैरने की हम विभिन्न स्थितियों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे कि यदि हम जो नदी का बहाव है उस दिशा में तैरते हैं तो हम, देखिए मेरी बात को सुनेंगे, कि यदि मान लीजिए कि शांत जल है, शांत जल के अंदर हम तैरें, एक गतिशील जो नदी बह रही है उसमें तैरें तो हमारे वेग में प्रभाव पड़ जाएगा, हमारे वेग में अंतर आ जाएगा। नदी जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में यदि हम तैर रहे हैं तो हमारा पृथ्वी के सापेक्ष जो वेग है वो बढ़ जाएगा, और यदि हम नदी की विपरीत दिशा में तैर रहे हैं तो हमारा वेग घट जाएगा, पृथ्वी के रेस्पेक्ट हमारा वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऐसी स्थितियां भी। विद्यार्थियों अब हम एक कंडीशन लेंगे, तैराक का वेग। तैराक नदी की 3 स्थितियां लेंगे हम, उनमें से पहली स्थिति यह है तैराक का वेग। देखिए हम यहाँ पर नदी का जो पानी के रेस्पेक्ट वेग है, नदी को हम रिवर कह रहे हैं, VR लेंगे। नदी का मतलब पृथ्वी के सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट? पृथ्वी के सापेक्ष नदी का वेग, या नदी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग। नदी का वेग नदी का है, या आप कह सकते पानी का। क्लियर? और उसमें आदमी तैर रहा है, पृथ्वी के सापेक्ष जो आदमी का वेग है वो है VM। वो कितना है? VM। फिर हम बात करेंगे कि भाई नदी के रेस्पेक्ट आदमी किस वेग से तैर रहा है, वो उसको हम पुट करेंगे।
और यदि हम बात करें कि भाई पृथ्वी के रेस्पेक्ट जो आदमी है या पानी के रेस्पेक्ट जो आदमी, उसका आदमी का वेग कितना होगा। चलिए सारी कंडीशंस मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर पानी, पानी का मतलब हो गया नदी में तैर रहा है। किस में तैर रहा है? पानी का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, पृथ्वी के सापेक्ष वेग, पृथ्वी के सापेक्ष वेग को, नदी के वेग को VR से पुट कर दूं। इसी प्रकार से आप देखें तैराक, तैराक का पृथ्वी के सापेक्ष वेग, पृथ्वी के सापेक्ष वेग, उसको मैं लिख रहा हूं VM से। किससे पुट कर रहा हूं? VM से। अब देखिए पानी के सापेक्ष मतलब नदी के सापेक्ष आदमी का वेग, नदी के सापेक्ष आदमी का वेग, नदी कह दो या आप क्या कह दो, पानी के सापेक्ष, सापेक्ष आदमी का वेग, आदमी का वेग। तो क्या हो जाएगा, उसको V से पुट कर रहे हैं, आदमी का पानी के सापेक्ष, तो VM माइनस VR, VM माइनस VR। अब देखो कंडीशन देखना, जब तैराक पानी की दिशा में गतिशील हो, पानी की दिशा में गतिशील हो, दिशा में गति कर रहा हो, जिधर पानी बह रहा है उधर ही तैराक गति कर रहा है, गतिशील हो, तो आदमी का वेग कितना होगा? आदमी का वेग, देखो मेरी बात को सुनना, पानी VR वेग से बह रहा है, पृथ्वी के सापेक्ष जो आदमी का वेग है वो VM है, पानी के सापेक्ष जो आदमी का वेग है वो है V। कितना है? V। अब हम यहां पर बात करेंगे कि भाई आदमी का वेग है वो तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट तो VM है, VM। अब यदि वो दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं तब उसका जो वेग क्या हो जाएगा? V प्लस VR, V प्लस VR, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब देखें एक स्थिति और समझें कि जब तैराक पानी की विपरीत दिशा में गतिशील हो, पानी की विपरीत दिशा में गतिशील हो, जिधर पानी बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो आदमी का वेग क्या हो जाएगा? आदमी का वेग VM से ही पुट कर रहे हैं, अब की बार विपरीत दिशा में गति कर रहा है, अब की बार आदमी है वो उसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वेग घट जाएगा। देखिए अब हम बात करेंगे नदी को पार करना, नदी को पार करेंगे, इसमें हम दो स्थितियां देखेंगे, एक तो है न्यूनतम दूरी में, एक है न्यूनतम समय में। अगली जो हमारी स्थिति है वो है नदी को पार करना, नदी को हम पार कर रहे हैं, नदी को पार करना। नदी को पार करते समय हमारे पास में दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है न्यूनतम दूरी में, न्यूनतम दूरी रखते हुए पार करना, रखते हुए पार करना। देखो इस स्थिति को समझें आप कि जिस दिशा में नदी बह रही है उसकी विपरीत दिशा से कुछ एंगल पर अपने को तैरना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने स्थिति रख रहा हूँ, ये हमारे पास में नदी है, क्या हो रहा है? नदी बह रही है, ठीक है। चलिए देखो ये नदी का मैंने पाथ दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, इस नदी की इस दिशा में, ये है रिवर का वेग, नदी के वेग की दिशा, नदी के वेग की दिशा, वेग की दिशा VR, नदी का वेग इधर है। अब हम इससे थीटा कोण बनाते हुए इसकी विपरीत दिशा से, विपरीत दिशा ये है नदी के बहने की विपरीत दिशा,
नदी की विपरीत दिशा ये है, विपरीत दिशा यही होगी। ठीक है, हमारे को नदी की विपरीत दिशा से, यहां से विपरीत दिशा से थीटा कोण पर तैरना है, और हमारा जो वेग है, आदमी है हम, और आदमी का वेग हम लेकर चल रहे vm। नदी उधर जा रही है, नदी एक तरीके से, नदी का जो वेग है ना वो यहां पर है ऐसे। ठीक है, और इन दोनों का जो परिणामी है वो ऐसे होना चाहिए, इन दोनों का जो परिणामी है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। नदी के vr इधर ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे समांतर चतुर्भुज बनेगा, और ऐसे वेग होना चाहिए। क्लियर? यदि मैं इस एंगल को अल्फा कंसीडर कर लूं, एक बार इस डायग्राम को आप समझ लीजिए, इसको नाम दे दूं मैं O, इसको नाम दे दूं मैं A, इसको नाम दे दूं मैं B। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो नदी बह रही है और इसका वेग है vr। इस डायरेक्शन में व्यक्ति तैर रहा है जिसका वेग है vm, और इन दोनों का जो परिणामी वेग है वो है v। वो कितना है? v। नदी की जो चौड़ाई है वो है d। नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है? d। एक बार इसको पहले शुरू से दोबारा समझ लीजिए। नदी इधर बह रही है vr वेग से, व्यक्ति इधर चल रहा है, मतलब विपरीत दिशा से थीटा कोण पर vm वेग से, नदी और इस दोनों व्यक्ति दोनों का जो परिणामी वो वेग है वो इसके बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए, v उसको हमने ले लिया है। देखो कुछ चीजें समझें, मैं बात करता हूं व्यक्ति का वेग या तैराक का वेग। व्यक्ति का वेग या तैराक का वेग कह दें, ओ ए डायरेक्शन में है, और जिसे हम vm से पुट कर रहे हैं, किससे लिखा जा रहा है? vm से। नदी का वेग, नदी का वेग क्या है? ab, ab, और जो है vr, जो कितना है? vr। और परिणामी वेग, व्यक्ति का जो परिणामी वेग है, नदी के रेस्पेक्ट व्यक्ति का जो वेग है, परिणामी वेग है, उसको हम लिख रहे हैं OB से, और ये हमारे पास में है v। कितना है? v है। ठीक है, अब यहां से एक तो ये पूछा जाता है कि कितने कोण पर तैरना है, और जो परिणामी वेग है उसकी वैल्यू कितनी है। तो देखिए इस डायग्राम से ही हम सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस थीटा का मान निकाल लेता हूं। ये यदि थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा के देखो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा त्रिकोणमितीय संबंध चाहिए। देखो हमें vm और vr के मध्य संबंध चाहिए। तो vr तो हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो cos थीटा इसमें लगा देंगे। cos थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण, तो cos थीटा बराबर तो आधार तो कितना है? vr बट्टे में vm, तो cos थीटा बराबर आ गया vr अपॉन vm। इसके साथ में यदि यहां वाला एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा, लंब हमें पता, कर्ण पता, साइन अल्फा लगा देंगे कि भाई इसकी लंबवत दिशा से कितने कोण पर, तो साइन अल्फा हमें लगाना पड़ेगा, तो भी लंब vr कर्ण vm, ये हो गया। परिणामी वेग का परिमाण v का मान कितना होगा? v का मान कितना होगा? चाहे तो इस ट्राइंगल से निकाल लीजिए, इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, इसमें त्रिभुज सदिश नियम लगाकर निकाल सकते हैं। दो सदिश हमें दे रखे हैं, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा दे रखा है, 180 माइनस थीटा। vr और vm दोनों के बीच का कोण कितना है? 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा हमने vr vm से पुट कर रखा है। क्लियर? देखिए यहां से आप देखें, इस ट्राइंगल से ही देख लीजिए, तो vm का स्क्वायर बराबर होगा v स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और यहां से हमें वैल्यू चाहिए v की, तो v स्क्वायर बराबर हमारे को क्या मिल जाएगा? vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। v बराबर हमारे पास में आ गया है vm स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर। अब देखो नदी को पार करने में लगा समय, यहां तक आ गया है समझ में। अब आप देखेंगे नदी को पार करने में लगा समय, हमारा पार्ट क्या है? अब नदी को पार करने में
लगा समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी तो हमने d ली है, चाल v ली है, तो t बराबर कितना आ गया, d बट्टे में अंडरूट में vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी में नदी को पार करते समय ये रिलेशन होंगे। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन लेते हैं, न्यूनतम संभव समय में नदी को पार करना। अब देखिए हमारी जो दूसरी स्थिति है वो न्यूनतम समय में नदी को पार करना, न्यूनतम कितना समय लगेगा नदी को पार करने में। बी कंडीशन देखिए, न्यूनतम समय में नदी को पार करना, समय में नदी को पार करना, पार करना। ठीक है, देखिए न्यूनतम समय में यदि आप नदी को पार करना चाहते हैं, ये हमारी नदी है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो है d, तो आप इस नदी के वेग के, नदी का जो वेग है वो इधर है vr वेग से, नदी के प्रवाह की दिशा, नदी के प्रवाह की दिशा ये है, प्रवाह की दिशा। ठीक है, तो नदी के प्रवाह की दिशा से ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको तैरना होगा, ये vm है, नदी का वेग इधर है। फिर व्यक्ति क्या करेगा, नदी इधर गति कर रही है vr वेग से, फिर इन दोनों का जो परिणामी है वो इधर होगा, इन दोनों का परिणामी vm स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर, वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो वेग है वो है v, तो परिणामी वेग तो देखो क्या हो जाएगा, डायग्राम से ही देख लीजिए, vm स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर। ठीक है, ये बिंदु यहां ए कंसीडर कर लें, यहां बी कंसीडर कर लें। ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल हम कितना कंसीडर कर लें, थीटा कंसीडर कर लें। पहली बात तो हम बात करते हैं जो समय लगेगा, देखो लंबवत तैरना चाहिए, नदी के प्रवाह के लंबवत तैरना होगा, लंबवत तैरना होगा। किस लिए तैरना होगा, न्यूनतम समय लगे इसके लिए, कम से कम समय लगे इसके लिए आपको नदी के प्रवाह की लंबवत दिशा में तैरना होगा। अब समय कितना लगेगा, जैसे हम इसमें लगे जो समय है उसको t2 से पुट कर दे, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल। देखो दूरी तो इस दिशा में तो है d और इस दिशा में चाल कितनी है vm, तो d बट्टे में vm ये हमारे को लगने वाला समय हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जब व्यक्ति इसकी प्रवाह की लंबवत दिशा में तैरता है, लेकिन वो एक की बजाय कहाँ पर जाकर टच होता है, संपर्क करता है, दूसरे किनारे को बिंदु बी पर मिलता है, तो ये नदी की दिशा में, नदी की दिशा में, नदी के प्रवाह की दिशा में ए बी दूरी तय कर लेता है। नदी की प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में तय दूरी, दूसरे किनारे पर पहुंचेगा तो तय दूरी हो जाएगी ए बी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो नदी की दिशा में मतलब इस दिशा में तय की गई दूरी, तो इस दिशा में जो समय लगता है वो तो t2 ही लग रहा है, समय तो t2, और चाल कितनी है vr है, t2 का मान कितना है d बट्टे में vm, d बट्टे में vm। तो ये हमारे को जो AB है उसका फॉर्मूला आ जाएगा VR बाई VM इंटू डी, VR बाई VM इंटू डी। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट, ये थे कुछ कॉन्सेप्ट जो आपेक्षिक वेग पर आधारित है। अब हम यहाँ पर एक एक करके आपेक्षिक वेग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नदी को पार करती है। यदि नाव का परिणामी वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी के जल का वेग क्या होगा। यहाँ से आप देखिए कि जो नदी है वो इस प्रकार से है, ये मैंने नदी का पथ दिखाया है।
इस डायरेक्शन में नदी मूविंग पोजीशन में है, नदी का जो जल है उसका वेग है VR। जो बोट है वो इसके परपेंडिकुलर जा रही है VB वेग से इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ। इस डायरेक्शन में ये हमारे पास में है नदी का वेग VR और इन दोनों का जो परिणामी वेग होगा वो यहाँ से बोट का परिणामी वेग नदी के सापेक्ष, चाहे तो आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, थीटा कोण पर ये मुड़ जाती है। ठीक है, तो VBR वेक्टर बराबर हमारे पास में क्या होगा डायग्राम से, VB वेक्टर प्लस VR वेक्टर। देखिए डायग्राम को, VBR वेक्टर बराबर VB वेक्टर प्लस VR वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से हम VBR की यदि वैल्यू निकालें, परिमाण निकालें, तो VB स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट होगा। क्लियर, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। VBR नाव का जो परिणामी वेग है वो 10 हमें दे रखा है, साथ में जो बोट है उसका वेग हमें दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 बराबर 64 प्लस VR का स्क्वायर, तो यहाँ से VR का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 माइनस 64 36 और VR बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक राजमार्ग पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गतिशील एक पुलिस कार 192 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही चोरों की कार पर गोली चलाती है। यदि गोली की अग्र दिशा 150 किलोमीटर प्रति सेकंड हो तो गोली किस गति से चोरों की कार से टकराएगी। एक बार इसमें 3 वेलोसिटी हमें दे रखी है। एक तो गोली का वेग, इसको हम बुलेट का वेग VB से पुट कर दें जो कि 150 मीटर प्रति सेकंड है। साथ में तो पुलिस की कार है उसकी वेलोसिटी हमें VP से मैं पुट कर दूं 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखी है। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मैं इसको गुणा कर देता हूं। देन हमें ये मिल जाएगा 5, ये यहाँ से 3 का 6 बार में कट जाएगा और ये यहाँ से 10 बार में, एक बार और काट दीजिए, ये 3 और ये 5, तो ये आ गया 25/3 मीटर प्रति सेकंड। फिर देखिए हमें एक और दे रखी है चोर की कार की गति VT से मैं उसको पुट कर दूं 192 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5/18 से इसमें 6 का भाग 3 बार में, इसमें 6 का भाग देखिए 3, 2 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 180, 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 160, तो यहाँ से 160/3 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ गया। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझें कि हमारे को ऐसे बता रखा है कि ये यहाँ पर चोर की गाड़ी है, ये चोर की गाड़ी है, ये चोर वाली गाड़ी है, इधर VT वेग से जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पर है पुलिस की गाड़ी, यहाँ पर क्या है पुलिस की गाड़ी है और इसी से ही बंदूक चलाई जा रही है, इसी पर से ही क्या चलाई जा रही है बंदूक। यहाँ से बुलेट जा रही है और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो है VB और इस पुलिस वाली गाड़ी की वेलोसिटी है VP। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पुलिस की गाड़ी खुद VP चाल से चल रही है, बुलेट की उसी दिशा में चल रही है, तो बुलेट की जो स्पीड है, टोटल जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी।
जो टोटल जो स्पीड है वो वी प्लस वी हो जाएगी। अब ये इस स्पीड से पृथ्वी के रेस्पेक्ट इस स्पीड से गोली जा रही है। अब ये जाकर टकरा रही है पुलिस की चोरों की कार से। तो गोली के चोर की कार से टकराने का वेग या टकराने की जो गति है, गोली के चोरों की कार से टकराने की गति, चोरों की कार से टकराने की गति, तो वी बी प्लस वी पी, ये तो गोली की, माइनस वी टी। देन यहाँ से सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 150 वी बी का मान कितना है 150, वी पी का मान कितना है 25/3 माइनस 160/3। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 105 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर मिलने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक नाव, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कि एक नाव जमीन के सापेक्ष 3ik + 4j वेग के साथ में गतिमान है। नदी का पानी जमीन के सापेक्ष इस वेग से बह रहा है। नाव का पानी के सापेक्ष वेग क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। वी बी जो बोट का वेग है, वी बी वो हमें दे रखा है 3ik + 4j। साथ में नदी का पानी जमीन के सापेक्ष, नदी का जो पानी जमीन के सापेक्ष वी आर से मैं पुट कर दूं, जो कि -3ik - 4j हमें दे रखा है। क्लियर। अब हमें पूछा है मतलब पानी के सापेक्ष, नाव का पानी के सापेक्ष, तो उसको मैं क्या लिख दूं, नाव का चाहिए पानी के सापेक्ष, तो वी बी माइनस वी आर। वैल्यू पुट कर दीजिए। वी बी का मान कितना है 3ik + 4j, माइनस में वी आर का मान कितना है 3ik - 4j। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेम टू सेम ही है, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 × 3ik + 4j, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसमें चाहे तो 6ik + 8j भी आप पुट कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए कि एक व्यक्ति किसी नदी के किनारे पर ठीक सामने वाले बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यह जल प्रवाह की दिशा से 120 डिग्री कोण पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर रहा है। जलधारा की चाल क्या होगी। क्वेश्चन समझें। इस तरीके से हमें नदी की स्थिति दे रखी है। जो व्यक्ति है वो यहाँ से इस बिंदु पर जाना चाह रहा है। उसका प्रारंभिक बिंदु O, अंतिम बिंदु है A। अब वो इस नदी के वेग, नदी इधर जा रही है VR वेग से इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से 120 डिग्री के कोण पर, 120 डिग्री के कोण पर यहाँ से ऐसे, एक बार फिर से मैं जो एंगल है ऐसे 120 डिग्री के कोण पर इस डायरेक्शन में व्यक्ति गति कर रहा है। इस डायरेक्शन में नदी VR वेग से, तो वो फाइनली इन दोनों का जो परिणामी वेग है वो OA डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। देन हमें क्या करना है, जलधारा की चाल निकालनी है। जलधारा की चाल मतलब VR फाइंड आउट करना है। तो इसमें त्रिभुज में देख लेंगे हम। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ABO से
हम साइन 30 डिग्री, तो लंब तो कितना हो गया VR, और कर्ण कितना हो गया VM। हमें सब कुछ दे रखा है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, VR हमें ज्ञात करना है, VM हमें 0.5 दे रखा है। तो VR बराबर कितना आ जाएगा 0.5/2, 0.25 मीटर प्रति सेकंड। ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि एक 60 मीटर लंबी यात्रा रेल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। रेल की जो लंबाई है वो 60 मीटर हमें दे रखी है। एक दूसरी 120 मीटर लंबी मालगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती। यात्री द्वारा मालगाड़ी को पूर्णतः पार करने के लिए लिया गया समय का अनुपात जब एक ही दिशा में हो, जब विपरीत दिशा में हो। जब देखिए यहाँ से आप देख लेंगे कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 60 + 40, 60 + 120, 180 मीटर कुल दूरी हो जाएगी। फिर आगे देखिए 180 मीटर हमारे को कुल दूरी। अब जब वो एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलें, तब जो समय है उसको मैं लिख दूं T1 से। तो देखिए एक ही दिशा में चलेंगे तब समय, दूरी तो है 180, चाल एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल का डिफरेंस हो जाएगा 80 - 30, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। देन यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको एक बार एज इट इज लिख दीजिए। तो दूसरा पार्ट है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में गति करेगी तो जो समय लगता है उसको मैं लिख दूं T2 से। दूरी वही है 180 मीटर, दूरी तो कितनी 180 मीटर। अब की बार जो चाल है वो 80 + 30 × 5/18 है। अब हमें इनके समयों का अनुपात ज्ञात करना, T1/T2 ज्ञात करना है। तो भाग लगाएंगे तो ये सब कुछ कट जाएगा। हमें 80 + 30 बट्टे में 80 - 30 ये बचने वाला है। 110 बट्टे में 50 मतलब 11/5 ये अनुपात इनका प्राप्त होने वाला है। अंतिम क्वेश्चन देखिए कि एक जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। ये वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दहन उत्पादों को बाहर निकालता है, छोड़ता है। तो मैदान पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो जेट यान है उसकी स्पीड हमें दे रखी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें दे रखी है। अब देखिए वायुयान क्वेश्चन में जैसे दे रखा है वैसे ही वायुयान के सापेक्ष धुएं का जो वेग है वो कितना है। वायुयान के सापेक्ष धुएं का वेग, तो उसको मैं लिख रहा हूँ VSJ। तो वायुयान तो हो गया जेट यान, धुआं हो गया स्मोक, S से लिख दिया मैंने। तो VSJ क्या होगा, VS - VJ। और ये हमें देखो वायुयान की विपरीत दिशा में धुआं निकल रहा है, तो ये हमें दे रखा है -1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो VS का मान कितना हो जाएगा, VS बराबर VSJ + VJ। VSJ का मान कितना है -1500, VJ का मान कितना है 500, इसका मान कितना आ गया -1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि नीचे जो मैदान पर खड़ा है वो व्यक्ति दहन उत्पादों को नीचे की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता हुआ पाएगा।
तो विद्यार्थी ये थे कुछ क्वेश्चंस और कुछ कारणवश हमें इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करवाना पड़ा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।